तो हाँ भाई, क्या हालचाल। वेलकम ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। भैया तुम्हारे भैया आ चुके हैं तुम्हारे लिए बहुत धमाकेदार कुछ लेके। भैया क्या लेके आए हो? कुछ ऐसा लेके आए हो कि भाई साहब तुम हक्के बक्के रह जाओगे। ऐसा क्या है भैया? यार तुम लोग कह रहे थे यार त्रिमासिक परीक्षा आ रही है 11वीं क्लास की। यार 12वीं के लिए कर दिया, सबके लिए कर दिया, हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। तो तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया है ना, तो टेंशन क्यों लेते हो भैया? तुम्हारे लिए तुम्हारे आकाश भैया, तुम्हारे बड़ी लेके आ चुके हैं कुछ ऐसा भाई साहब तुम पेपर में मचा के आ जाओगे। भैया क्या लेके आए हो? ऐसे 25 क्वेश्चन लेके आया हूं भाई साहब। ये 25 क्वेश्चन वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, पहले 4 चैप्टर 11th क्लास के जो तुम्हारे पेपर में आ रहे होंगे, त्रिमासिक परीक्षा में आ रहे होंगे। कौन कौन से भैया? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग। तो जल्दी से भैया अपनी अपनी सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि आकाश भैया तुम्हारे लिए आज जो लेके आए वो बहुत मजेदार है। तो शुरुआत करते हैं, आइए जल्दी से बहुत ही धमाकेदार सेशन के साथ में। तो भैया पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, जल्दी से मुझे बता दो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भैया, क्वेश्चन क्या है? What will be the mass of one atom of carbon 12 in grams? तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं भैया बात करूं यहां पे कार्बन के मास की, तो हम बहुत सारे मास जानते हैं कार्बन के, जैसे कि एक होता है हमारा एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास या फिर मोलर मास या फिर मोलर मास ऑफ कार्बन, जो हमने भैया याद किया होता है, जिसको हम कहते हैं भैया 12 ग्राम पर मोल। याद है तुम्हें? नहीं जल्दी से मुझे बताओ। 12 ग्राम पर मोल। अब हमसे पूछा है, हमसे मोलर मास तो पूछा ही नहीं, लेकिन भैया याद तो हमने ये कर रखा है। हमसे पूछा है व्हाट विल बी द मास ऑफ वन एटम। भैया किसका पूछा है हमसे? हमसे पूछा है वन एटम का। और मोलर मास किसका होता है? मोलर मास होता है मास ऑफ वन मोल का। किसका होता है? मास ऑफ वन मोल का होता है। अब भैया मुझे तो एक बहुत बड़े ढेर का मास पता है, वन एटम का कैसे निकालूं? अरे कॉमन सेंस लगा दो यार। कैसे लगाऊं भैया कॉमन सेंस? अगर ये एक बहुत बड़े ढेर का मास है, अगर ये मास ऑफ वन मोल है, मास ऑफ वन मोल है, वो की कितना है भैया? वो है हमारा 12 ग्राम। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं कार्बन के? अबे याद करवाए थे, जल्दी से याद करो। 6.022 6.022 10 टू द पावर 23 इक्वल्स टू 12 ग्राम। अब इतने सारे एटम्स हैं कार्बन के, ठीक है, इतने सारे एटम्स हैं कार्बन के जिनका वेट है भैया कितना? 12 ग्राम। एक कार्बन का निकालना है, दोनों साइड को डिवाइड कर दो 6.022 10 टू द पावर 23 से। क्यों? ऐसा करने से भैया क्या हो जाएगा यार? ऐसा करने से लेफ्ट साइड में सेम डिजिट कट के आ जाएगी 1, मतलब 1 कार्बन का मास आ जाएगा 12 अपॉन में 6.022, ये ऊपर चला जाएगा -23 ग्राम। सोल्व करोगे आएगा 1.9924 10 टू द पावर -23 ग्राम। इतना छोटा मास होता है भैया एक कार्बन का। तो कैसे बताते हैं किसी भी एटम का भैया मास? एक एटम का तो कैसे बताते हैं? मोलर मास ले लो, डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से। सिंपल, पहला क्वेश्चन डन होता है भैया। जल्दी से यहां तक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी? दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। हमने कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी है भैया? हमने पढ़ी है वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम पढ़ी थी, मोलारिटी पढ़ी थी, मोलालिटी पढ़ी थी, मोल फ्रैक्शन पढ़ी थी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मोलालिटी और मोलारिटी का डिफरेंस। क्या होता है दोनों में डिफरेंस? ध्यान से देखो। द मोलारिटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन को भैया हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कंपेयर करना है किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। वहीं मोलालिटी में क्या होता है? इज डिफाइंड एज द टोटल मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ किलोग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। यहां पे सॉल्वेंट के वेट से कंपेयर करते हैं। अच्छा भैया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमेशा लीटर में होनी चाहिए। अच्छा, और यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नीचे क्या होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट, जो हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए। हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? यहां पे लिखा हुआ है, मैं इसको सिंपल भाषा में लिख दूं तो ये हो जाएगा हमारा मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम टोटल ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स में। और अगर यहां पे लीटर की जगह तुम्हें भैया पेपर में मिलीलीटर में वैल्यू दे रखी है तो क्या करेंगे? ऐसे में आप कर दोगे नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम टोटल, अगर मिलीलीटर में दे रखी तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। ऐसे ही मोलालिटी भैया क्या होती है? स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। ठीक है ना, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और अगर किलोग्राम में नहीं है, अगर ग्राम में है, तो क्या करोगे भैया? ऊपर 1000 से मतलब 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है ना, इस वाले को तुम यहां पे छोड़ सकते हो कि यार ये क्या दे रखा है, यहां पे छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला ज्यादा आसान है, इसको याद करना ज्यादा
आसान है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे ये जो होता है हमारा मोलैरिटी, डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द होल सॉल्यूशन। किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। इसकी जो यूनिट साइन एक्सप्रेशन है वो कैपिटल एम है, और इसकी जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर होती है। जबकि यहां पे देखो डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सॉल्वेंट, नीचे कौन होता है? मास ऑफ द सॉल्वेंट होता है। इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे बताया, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर केजी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों का कंपैरिजन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल आता है हमारे स्क्रीन के ऊपर। भैया भैया इस वाले क्वेश्चन में क्या है यार? कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस ऑक्सीजन इन कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि ये होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी भी एटम का आपको सपोज करो आपको परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालना है, तो आपको ऊपर रखना है क्या? मोलर मास ऑफ कैल्शियम। ठीक है, और नीचे क्या रखना है आपको? टोटल का मास, मोलर मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का ट्वाइस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमेशा क्या निकालते हैं? मास परसेंटेज निकालनी होती है। ठीक है, अच्छा भैया मास परसेंटेज निकाल दो, कैसे निकालोगे? देखो कितने टोटल कैल्शियम है तुम्हारे पास? भैया 3 कैल्शियम है पूरे फॉर्मूले में, तो 3 है मेरे पास कैल्शियम, और नीचे टोटल कितने एटम्स है भाई? नीचे है मेरे पास 3 कैल्शियम है, 2 फोस्फोरस हैं, और 8 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई बाय 100। भैया 8 कैसे हो गए ऑक्सीजन? बेटा 2 लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, तो 2 4 8, ऐसे ही फोस्फोरस पे 2 लिखा है, लेकिन कैल्शियम अंडर ब्रैकेट नहीं है, तो कैल्शियम में खाली 3 माना जाएगा। कैल्शियम में मत कर देना 2 मल्टीप्लाई 3, क्यों भैया? अरे वो भैया ब्रैकेट से बाहर है यार। सही बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया? मोलर मास को पुट करेंगे। कैल्शियम का मोलर मास क्या होता है सबको पता है? 40 ग्राम पर मोल होता है। सही बात है। फोस्फोरस का कितना होता है भाई? 31 ग्राम पर मोल होता है। बहुत बढ़िया भैया। उसके बाद अपने ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? 16 ग्राम पर मोल होता है। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा पुट कर दो वैल्यू को, जब करेंगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 40, नीचे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 40, प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 31, प्लस में 8 मल्टीप्लाई बाय 16, और मल्टीप्लाई में क्या है? 100 है भाई। सॉल्व करेंगे आएगा 120, नीचे आएगा 120, प्लस में 62, प्लस में 16 एट जा कितने होते हैं भाई तुम्हारे? 96 होते हैं। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, 16 एट जा 8 6 जा, नहीं 96 तो नहीं होते भाई, वो तो 6 जा होते हैं, है ना? हम तो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 6 जा 48 का 8 4 गया हासिल 12, 128 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। भाई सॉल्व करेंगे कितना आएगा? ये आएगा अपना 120 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा तुम्हारा 248 प्लस 62 हो जाएगा तुम्हारा 310 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी कैलकुलेशन अगर बिल्कुल सही है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं फिर भी। ठीक है ना, हमने 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया था, 8 से 48 का 8 4 गया हासिल 12, 128 था, बिल्कुल सही बात है। हम प्लस करेंगे 120 को, 128 को और 62 को, तो 10 का 0 1 गया हासिल 11 3, बिल्कुल सही बात है। सारी कैलकुलेशन एकदम बढ़िया है भाई। 0 से 0 काटेंगे, ये आ जाएगा अपना 1200 डिवाइडेड बाय 31। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा तुम्हारा परसेंटेज में। अगर मान लो तुम्हें सेम काम किसके लिए भी करना है? फोस्फोरस के लिए भी करना है, तो परसेंटेज ऑफ फोस्फोरस में ऊपर कितने फोस्फोरस है भाई? हमारे फोस्फोरस हैं 2, तो 2 फोस्फोरस का मास ऊपर और नीचे टोटल का मास, मतलब 3 कैल्शियम हो जाएंगे, प्लस में 2 फोस्फोरस हो जाएंगे, प्लस में 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई 31, टोटल का नीचे मास कितना आया था? 310 आया था, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना? अच्छा ध्यान से देखो, 31 मल्टीप्लाई बाय 10 जा हो जाएगा, 20 से 20, ये आ जाएगा आपका डायरेक्टली 20%, ये तो डायरेक्टली आ गया। ऐसे आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हो। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? किसी को कोई परेशानी जल्दी से मुझे बता दो, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या पूछा है भाई हमसे? अगर 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर 2 एलिमेंट के कंबाइन होने से एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकता है, the masses of one of the element that combine with a fixed mass of other element are in a whole number ratio। याद आया कुछ? चैप्टर नंबर 1 में ऐसा हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एक रूल की। हमारे पास बहुत सारे लॉ थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का नेगेटिव नॉट बी डिस्ट्रॉयड। फिर था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, द मास बाय रेशियो ऑफ 2 एलिमेंट्स इज ऑलवेज सेम इफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1। लेकिन अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा है 2 एलिमेंट के मिलने से तो लगाते थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा भैया क्या होता था इसमें? मैं तुम्हें बताता हूं कि हमने क्या पढ़ा था। सपोज करो मैं कार्बन को ऑक्सीजन में मिलाऊंगा तो बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड भी और बन सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी, दोनों के चांसेस हैं। हाँ भैया, इक्वेशन को बैलेंस कर लो, ऊपर वाली बैलेंस है, नीचे वाली को बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाएंगे, यहां 2 लगाएंगे। ठीक है भैया। अच्छा अब जरा मास को एक बार यहां पे लिखेंगे तो एक कार्बन का मास होता है 12, 2 ऑक्सीजन का होता है 32, 2 कार्बन का होता है 2 मल्टीप्लाई 12 24 और इसका होता है 32। अच्छा तो देखो हमसे स्टेटमेंट क्या कह रहा है? हमसे स्टेटमेंट कह रहा है 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट।
इन दोनों रिएक्टेंट में से किसका मास दोनों केस में फिक्स्ड है? भैया इस वाले का फिक्स्ड है, देखो 32 और 32। ऐसे में जो ये वाला एलिमेंट का जो मास का रेशियो है ना, वो रेशियो हमेशा होल नंबर रेशियो होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला है मेरा कार्बन 1, पहली रिएक्शन में कार्बन 2, कार्बन 1 और कार्बन 2 का रेशियो कितना आया? आप बोलोगे 12:24, यानी कि 1:2। इज इट अ होल नंबर रेशियो? अरे हां भैया, ये तो होल नंबर रेशियो है। तो हमसे पूछा इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? हां, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या बोल के आओगे? यस। अच्छा, आगे क्या बोला? इफ यस स्टेट अकॉर्डिंग टू विच लॉ? कौन सा लॉ है भैया? भैया ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हो गया जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिव वन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस लॉ। बेटा ये आपके सामने एग्जांपल है, आपको यही उतार के आना है पेपर में कि यार ये वाला एग्जांपल है मेरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे बढ़ जाएं, चलो भैया आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने एक दूसरा एग्जांपल दिया, हमने दूसरा एग्जांपल लिया, दोनों दे सकते हो। वो दूसरा एग्जांपल कैसे वैलिड है? भाई अगर आप H2 की रिएक्शन O2 से करते हो तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, H2O बन सकता है और H2O2 भी बन सकता है। सही बात है? हाँ भैया, ठीक है। इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस है, ऊपर वाली बैलेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 2 लगाओगे, यहां 2 लगाओगे, तो यहां 2 लगाओगे। ये हो जाएगा 4 ग्राम 4 हाइड्रोजन का, ये हो जाएगा 32 ग्राम, ये हो जाएगा 2 ग्राम, ये हो जाएगा 32 ग्राम। देखो ये वाले हो गए फिक्स्ड वाले। किसका रेशो निकालोगे? हाइड्रोजन फर्स्ट का रेशो हाइड्रोजन सेकंड से। कितना आएगा? 4:2। आंसर आएगा 2:1। मतलब ये भी क्या है? होल नंबर रेशियो है। क्या है? होल नंबर रेशियो है। ठीक है, होल नंबर का मतलब समझते हो ना? 0 1 2 3 4 कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए, और 0 से 0 या फिर 0 से आगे होना चाहिए। होल नंबर रेशियो उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है बहुत ही जबरदस्त। में हमें क्या करना है? कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान समझना। मान लो मैंने एक बहुत बड़ा बॉक्स ले लिया और इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं। क्या है? हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब तुम्हें पता होगा हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से भैया? एक होता है हमारा 1H1 वाला, एक होता है हमारा 1H2 वाला, एक होता है हमारा 1H3 वाला। बेटा इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटीरियम। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटीरियम, और इसको बोलते हैं भाई हम लोग ट्रीटियम। क्या बोलते हैं? ट्रीटियम बोलते हैं। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। क्या अंतर है तीनों में? भाई इस वाले का मास 1 होता है, इस वाले का मास 2 होता है, इस वाले का मास 3 होता है। अब किसी भी आप एक ढेर को लोगे तो उसमें तीनों की प्रजाति हो सकती है, भाई तीनों हो सकते हैं। तो हम मास क्या माने फिर हाइड्रोजन का? यार 1 माने, 2 माने कि 3 माने? तीनों हो सकते हैं। तो ऐसे में आप इन सब का एवरेज निकालते हो। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? हम एक डाटा को देखते हैं। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे भैया सिंपल है। कैसे सिंपल है? आप ऊपर रखोगे टोटल मास, ठीक है ना, टोटल मास, और नीचे रखोगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। भाई एवरेज कैसे आता है? किसी भी चीज की टोटल अपॉन में जितने भी नंबर आपने वहां पे रखे हैं। ठीक है, अच्छा भैया ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सचिन तेंदुलकर ने पहले मैच में 90 मारे, दूसरे में 25 मारे, तीसरे में 35 मारे, चौथे में 100 मारे, तो इन सबका एवरेज कैसे निकालेंगे? भाई अब सारे मार्क्स को प्लस करेंगे और कितने मैच उसने खेले हैं उससे डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही टोटल मास डिवाइडेड बाय कितने एटम्स का मास हम निकाल रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमसे बोला कि हमारे पास जो यहां पे डाटा है उसमें केवल 1H1 है और 1H2 है, बस 2 ही केस है। तीसरा हमारा नेग्लिजिबल बोल दिया इसने। तीसरा क्या बोल दिया? तीसरा ना के बराबर, उसको छोड़ भी सकते हो आप। ठीक है ना, तीसरा ना के बराबर है। इसकी जो परसेंटेजेस ढेर में, इस वाले की 1H1 कितनी है और दूसरे वाले कितनी है, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है। आपको एवरेज निकालना है। कैसे निकालोगे? ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, मान के चलो कि परसेंटेज हमेशा 100 होती है। 100 ही है क्योंकि इसने थर्ड वाले को नेग्लिजिबल मान लिया कि यार वो तो ना के बराबर है, छोड़ दो उसको। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि इस परसेंटेज को अगर आप एटम्स में देख लो तो टोटल 100 है ना, टोटल 100 है। अच्छा, तो ध्यान दो, इस टोटल मास को कैसे निकालूं? भाई 1 मास है कितने सारे, कितने परसेंटेज का? 99.985 अपॉन में 100 परसेंटेज से कन्वर्ट कर लिया। भाई टोटल परसेंटेज तो 100 होती है, इसको निकाल दो, छोड़ उसको यहाँ पे। ठीक है, हमें इतनी परसेंटेज दे रखी है कितने मास का? 1 मास वाले का। तो इतनी परसेंटेज कितने, इतना जो मास है वो कितने एटम्स का है? परसेंटेज से हटाने के लिए डिवाइड में 100 कर दिया। प्लस में 2 मास है कितने सारे एटम्स का? इतने सारे एटम्स का 0.015 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज से हटाने के लिए। नीचे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए इतने। ये कितने भाई? इनको प्लस करोगे तो आएगा 100%। 100 को डिवाइड करो 100 से, जिससे कि परसेंटेज हट जाए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहां पे इतने एटम्स जिसका मास 1 है, यहां पे इतने एटम्स जिसका मास 2 है। ठीक है, जब भी परसेंटेज दे रखा होगा मैं ऐसे करना है। अब देखो ये तो हमेशा कट के 1 ही आ जाएगा, इसको तो छोड़ दो, बाकी को आप सॉल्व कर लो। भैया सॉल्व कैसे करूं? तो ये जाएगा आपका 9.985 10 की पावर -2
प्लस में यहां हो जाएगा ये तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई 0.03010 की पावर -2। भाई ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका ऐड करोगे तो कितना आएगा 5 11 10 का 0 1 गया वहां पे, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, कितना आएगा जल्दी से बताओ मुझे भाई। 5 का एज इट इज आ गया, 8 3 11 1 यहां पे आ गया, 10 का 0 1 वहां चला गया, 10 का 0 ये हो गया 100.015 10 टू द पावर -2। अच्छा जी, ये क्या आ गया आपका एवरेज मास, इतना कैसे आ सकता है, अरे भैया ये कैसे पॉसिबल है, सही तो है, ठीक तो है। आप इसको अंदर इंक्लूड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.00, ठीक है ना, 015, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 9.985 और 0.030 हो गया 5, 11 का गया 10 का 0 एक उधर गया, 10 का 0 एक उधर गया 10, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये एवरेज मास है आपके इसमें जितने भी हाइड्रोजन है उन सबका एवरेज मास कितना निकल के आया बेटा, इतना निकल के आया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है, लिस्ट में बताओ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया समझ में नहीं, बात क्या समझ में नहीं आ रही, ये 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड क्यों कर रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आया। देखो मैं समझाता हूं, देखो ये जो तुम्हें वैल्यू दे रखी है ना, ये इतने एटम्स का मास 1 नहीं है, टोटल के इतने परसेंटेज ऑफ एटम्स का मास इतना है। अब ये परसेंटेज का मास है, अब वो परसेंटेज में कितने एटम है मुझे तो नहीं पता, तो किसी भी चीज को परसेंटेज से हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो हमने 100 से हटाने के लिए परसेंटेज को जो है 100 से डिवाइड कर दिया, और 100 से डिवाइड करते ही नंबर ऑफ एटम्स बन गए। इतने एटम्स का मास 1 है, इतने एटम्स का मास 2 है। अच्छा, टोटल एटम्स कितने हैं भाई, टोटल परसेंटेज कितनी है 100 है, और 100 से परसेंटेज को कैसे हटाते हैं, 100 से डिवाइड करके। तो नीचे आपने टोटल एटम्स इस तरीके से लिखे, आपको सोल्व करके आंसर आ गया, दैट्स इट, आपको यही करना था, हमेशा ऐसे ही एवरेज निकालते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो परसेंटेज ना देके वो डायरेक्टली आपको एटम्स बता देते कि भाई इतने एटम्स हैं, तो आप डायरेक्टली सोल्व करते, आपको 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा आता है भाई बहुत ही जबरदस्त आता है, क्या है भाई वो, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, then will the molality solution be affected by temperature, give reason for your answer। बहुत सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो किसी भी सॉल्यूशन की अगर मैं वॉल्यूम चेंज करूंगा तो उसकी क्या होती है भैया, जो है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है पहले ये समझो, देखो अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर मान लो बढ़ा दिया, तो पार्टिकल्स को मिलती एनर्जी, पार्टिकल्स दूर दूर भागते हैं, और जब कोई दूर दूर भागेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम हो जाती है ज्यादा। ठीक है, अब ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम आती है वो बदल जाएंगी कैसे भाई, मोलैरिटी के फॉर्मूले में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम टोटल ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ी, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी भाई आपकी, घट जाएगी। लेकिन हमसे मोलैरिटी नहीं पूछा, हमसे पूछा है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूले पे आओ, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ जाएगा वेट ऑफ द सॉल्वेंट केजी में। क्या यहां कहीं वॉल्यूम है, नहीं है भैया, तो क्या कभी टेम्परेचर चेंज करने से मोलालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम तो है ही नहीं, और मास पे कभी भी फर्क नहीं पड़ता। मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सही बात है या नहीं है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या लिखोगे आप, द टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज मोलालिटी इज एक्सप्रेस्ड इन मास, डिवाइड में मास होता है, एंड द मास रिमेन्स कांस्टेंट एज टेम्परेचर चेंजेस। मास हमेशा क्या होता है भाई, कांस्टेंट रहता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ अगले पे। द रिएक्टेंट विच, अच्छा क्या लिखा है, द रिएक्टेंट विच इज एंटायरली कंज्यूम्ड, ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, इन द रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा कोई भी रिएक्टेंट जो भैया कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए किसी भी रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अच्छा, हमें एक रिएक्शन दे रखी है और हमें डाटा दे रखा है व्हेन 5 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करते हैं 6 मोल्स ऑफ बी से, तो इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा देखो पहले रिएक्शन लिख लो, लिखी 2a + 4b, ठीक है, गिव्स 3c + में 4d। सही बात है, मैंने आपको हमेशा बताया लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सिस रिएजेंट रिएक्टेंट की साइड होते हैं, और लिमिटिंग और एक्सिस को फाइंड करने का तरीका होता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक क्या थी मुझे बताओ, ट्रिक जल्दी से बता दो, जल्दी से बोलो ट्रिक भाई, अरे जल्दी बोलो, अरे ठीक है तो मैं बताता हूं, चिंता मत करो। तो वो ट्रिक ये थी भाई, वो ट्रिक ये थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दूसरा वाला जो कि यहां पे बी है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड, जिसकी भी ये वैल्यू छोटी होगी वो लिमिटिंग होगा। तो आप देखो नंबर ऑफ मोल्स ए के कितने दे रखे हैं, मुझे 5 दे रखे हैं, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, ये वाला। बी के मोल्स कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बेटा 4। सॉल्व करो, किसकी वैल्यू छोटी आएगी, 2 से काटोगे आएगा 2.5, 4 से काटोगे 2 2 जा 2 3 जा, 2 से काटोगे 1.5, बेटा किसकी वैल्यू छोटी है,
भैया हमारी जो वैल्यू छोटी है इसकी छोटी है, मतलब बी क्या है मेरा, लिमिटिंग रिएजेंट है। बी कौन है मेरा, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो पहले का आंसर कौन आ गया भैया, पहले का आंसर आ गया बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज द एलआर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है भैया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी। अब देखो हमें जब भी किसी चीज को कैलकुलेट करना है तो हम लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं। क्यों भैया, अरे इसलिए क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, बाकी दूसरा तो वहां पे क्या कंप्लीटली कंज्यूम हो ही नहीं रहा। तो ऐसे में क्या करना है भाई आपको, ऐसे में क्या करना है, ध्यान से देख लेना, ऐसे में क्या करना है आपको, ऐसे में ध्यान देना है कि लिमिटिंग रिएजेंट को लेके आप स्टोइचियोमेट्री का कैलकुलेशन लगाओगे। कैसे लगाओगे, देखो हम अगर रिएक्शन से देखें 2a + 4b गिव्स 3c + 4d, तो हम बात करेंगे बी की, केवल हम बी को देखेंगे। अगर मैं बी की बात करूं तो बी के 6 के 6 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है ना, 6 के 6 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे कंज्यूम हो रहे हैं। देखो बी के अगर मैं बात करूं, बी के अगर मैं 4 मोल लूंगा तो कितने मोल सी के बनने चाहिए भैया, 3 मोल बनने चाहिए। अच्छा 4 मोल पे 3 बनने चाहिए क्योंकि बैलेंसिंग ये कह रही है, लेकिन हमारे पास कितने 6 हैं। 4 को 6 कैसे बनाते हैं भैया, पहले 4 में कुछ ऐसे मल्टीप्लाई कर दो कि वो 6 बन जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करो जिससे कि 1 बन जाए कट के, और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि 6 आ जाए। ऐसा करके आप 6 मोल्स ला दोगे। जो आप लेफ्ट में कर रहे हो वही आप राइट में करते हो। आप क्या करते हो, 6 से मल्टीप्लाई किया आपने, 4 से डिवाइड किया है। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3 6 18 अपॉन में 4, आंसर आ जाएगा 9/2, यानी कि 4.5 मोल्स ऑफ सी यहां पे बनेंगे। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, इतने मोल्स बनेंगे भाई सी के। क्या कहते हो, समझ आ गई बात, नहीं आई है, जल्दी बताओ, है ना, दिक्कत वाली बात तो नहीं है कुछ भी। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, 4 मोल पे 3 मोल बनते हैं, बैलेंसिंग ये कहती है। लेकिन मुझे बताना है कितने पे, क्या कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी फॉर्म्ड। हमने ए के बी के 6 मोल लिए हैं, ए से इसलिए नहीं करना है क्योंकि ए क्या है, कंप्लीटली कंज्यूम ही नहीं हो रहा भाई, उस पर विश्वास ही नहीं कर सकते, बी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भाई मेरा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 5 अलग अलग क्वेश्चन आपके जो है बन जा रहे हैं। मैच द फॉलोइंग, सबसे पहले आपको मैच करना है 88 ग्राम ऑफ CO2 को। अच्छा, तो मैं मैक्सिमम आंसर मोल्स या फिर मोलिक्यूल में दे रखे हैं, तो मैं मोल्स चेक कर लेता हूं कि 88 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल्स होते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला बता रखा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। भाई गिवन मास कितना है CO2 का, 88, और CO2 का मोलर मास कितना है भाई, CO2 का मोलर मास, एक कार्बन होता है 12 और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 × 16 32, 12 + 32 यानी कि आपका हो गया आंसर 44। कितना हो गया भाई, 44 हो गया। आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 44 बन जा, 44 2 जा, आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। क्या कहीं पे 2 मोल्स आपको दिखाई दे रहे भैया, मिल गए, अरे भैया मिल गए, मिल गए, मिल गए, 2 मोल्स लगा दिया भाई, है ना, सिंपल है। अच्छा अगले वाले में देखो, आपको फिर से क्या दे रखा है, इतने मोलिक्यूल्स दे रखे हैं H2O के, और आपको अच्छा मोलिक्यूल्स का मोलिक्यूल से तो मैच कर ही नहीं सकते हो आप। क्यों नहीं कर सकते हैं भैया, भैया इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि मोलिक्यूल से मोलिक्यूल्स का सेम मैचिंग कैसे हो सकती है, मोल्स में ट्राई करते हैं। अच्छा, अब मोल्स और मोलिक्यूल्स में कोई रिलेशन होता है, हाँ तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का एक फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने के लिए n × एवोगैड्रो नंबर करते हैं। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है भैया, अच्छा कितने मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं H2O के, 6.022 10⁻23, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है भैया, ये भी इतना ही होता है। तो पूरा का पूरा कट जाएगा, हाँ भैया, आंसर आएगा 1। तो कितने मोल्स आ गए, 1 आ गए। कहीं आ रहा है 1 मोल्स, भैया मैच कर दो, अरे भैया मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, ये सी से मैच हो गया, ये वाला सी से मैच हो गया, ये वाला सी से मैच हो गया। अगला आ रहा है 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP, बेटा यहाँ पे 2 है ना, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि STP पे एक कंडीशन होती है, क्या होती है भैया STP पे, STP पे यह कंडीशन बताई थी कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n × 22.4 लीटर। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना एट STP 1 मोल हमेशा इक्विवेलेंट होता है किसके, 22.4 लीटर के। तो जो टोटल वॉल्यूम निकालते थे वो निकालते थे जितने भी मोल्स होंगे उसकी 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके। अब आते बोलेंगे भैया मुझे तो पेपर में याद ही नहीं रहा था ये, तो आप ऐसे में पता है मैचिंग में या फिर ऐसे क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो। कैसे, आप इसको छोड़ दो, पहले बाकी सबको देख लो, पहले बाकी सबको देख लो, उनसे निकाल लो और फिर अपना सॉल्व कर लेना। खैर चलो हम यही वाला कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम तो याद है, हमें तो याद है ना, है ना। अच्छा अब देखो कैसे करेंगे इसको, हमें बताना है इनमें से कोई आंसर, मतलब हमें निकालने हैं मोल्स या फिर मोलिक्यूल्स। 2 मोल्स वाले पार्ट हमारे खत्म हो चुके हैं, 2 मोल्स वाले बचे, एक मोलिक्यूल्स वाला बचा, तो मैं पहले मोल से निकालता हूं। तो मुझे वॉल्यूम कितनी दे रखी है भाई, मुझे वॉल्यूम दे रखी है कितनी, 5.6 लीटर।
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने हैं, ये होता है 22.4। ये तो डिवाइड में जाएगा तो जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। 5.6 बन जाए 5.6 मल्टीप्लाई टू 11.2 और ये जी भैया 4 से कट गया, ये आ गया आपका 1/4 जिसको मैं लिख सकता हूं 0.25। भैया ये भी मैच हो गया है, क्या बात है भैया, क्या बात है भैया, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तो दिक्कत वाली बात तो नहीं है, नहीं है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस। अच्छा ये भी बचा है 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमारे 3 मैच हो चुके हैं, ये 2 बचे हैं, इन दोनों में से कोई सा आंसर है। अब कॉमन सेंस भैया, इसमें क्या कॉमन सेंस, अबे इसका 1 मोल लिखा है तो ये 3 मोल से तो कभी मैच नहीं करेगा ना, क्योंकि 1 मोल 3 मोल के इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो ये तो बचे हुए से मैच करेगा। जब ये इससे मैच करेगा तो इससे मैच करेगा, तो भाई हो गया काम, है ना भाई, हो गया काम, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए धमाकेदार तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन गिवन। आपको रिएक्शन दे रखी है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। हमें कैल्शियम क्लोराइड का मास बताना है, इस वाले का मास बताना है। व्हेन 250 मिलीलीटर ऑफ इतने मोलर HCl रिएक्ट करते हैं 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से, ऐसे में हमें लिमिटिंग रिएजेंट भी बताना है और नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं कैल्शियम क्लोराइड के जो यहां पे बनेंगे। देखो हमें क्या क्या करना है, पहले देख लो एक बार, है ना, ध्यान से देखो। हमें एक रिएक्शन दी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है 2HCl से क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस में CO2 प्लस में H2। हमसे बोला गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का 0.76 मोलर ऑफ 250 मिलीलीटर रिएक्ट करता है, और किससे करता है, 1000 ग्राम ऑफ, एक सेकेंड रुक जाओ, हमने आगे पीछे कर दिया है, हाँ, इसके 0.76 मोलर ऑफ 250 मिलीलीटर बेटा रिएक्ट करते हैं किससे, 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। ऐसे में बताना है पहले वेट ऑफ कैल्शियम, क्या बताना है, कैल्शियम 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 क्या बताना, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, इसका मैं वेट बताना है, ठीक है ना। अच्छा, बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और इसी का मोल्स भी बताने हैं, इसी के नंबर ऑफ मोल्स भी बताने हैं। तो सबसे पहले में क्या करना है, इसका वेट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, देख के एकदम तुम्हारी आंख खुल जाएंगे। कैसे खुल जाएंगी, सबसे पहले अगर हमें 2 रिएक्टेंट गिवन होते हैं तो पहले ये फाइंड करना होता है इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के लिए हमने एक ट्रिक लगाई थी, कौन सी, जल्दी से बताओ मुझे, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका बड़ा होगा जिसका छोटा होगा बेटा वो हमारा होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले हमारे पास मोल्स होने चाहिए, तो पहले मैं इसके मोल्स निकालता हूं, इसके मोल्स कितने हैं, है ना, क्योंकि मुझे इसको पुट करना है। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास दे रखा है, मोलर मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का, जरा कैलकुलेट करेंगे भाई। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और 3 ऑक्सीजन, मतलब 3 × 16, ये जाएगा 40 प्लस में 12, 16 3 जा 48, बेटा कितना हो गया हमारा, ये हो गया 100 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 से डिवाइड करूं कितना आएगा आंसर, बेटा 10 आ जाएगा। कितने मोल्स हैं इसके हमारे पास, 10 है, तो मैं करूंगा 10 अपॉन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है बेटा। इसका तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का लेफ्ट साइड में। अब आ जाओ राइट साइड में, भैया मोल्स कैसे निकालूं, मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, तो आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला है मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। अगर मिलीलीटर में हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, मुझे मोलरिटी कितनी दे रखी है, 0.76 दे रखी है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 250 दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, आप इसे काटोगे आएगा आपका 4 जा, 4 को नीचे ले आओ डिवाइड में, तो 0.76 अपॉन में 4, ये आपका आ जाएगा 0.4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ऐसे ही है ना, नहीं 4 1 जा 4, 3 जाएंगे 4 9 जा 36, 19 आएगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.19 है। तो यहां पे हमने लिखा 0.19 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसके मोल्स कितने आए बेटा, इतने आए हैं। ठीक है, आई होप कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी भाई। कोई ऐसे मान के चलो कि कोई अंधा भी देख के बता देगा भाई, कोई अंधा भी देख के बता देगा कि यार कौन बड़ा है कौन छोटा है। भैया क्या बात कर रहे हो, अंधा कैसे देखता है, अंधा नहीं देखता, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कहावत है। ठीक है, तो कोई भी देख के बता देगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत छोटा डेसिमल में आ रहा है जबकि 10 में आ रहा है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि भाई ये छोटा वाली वैल्यू है, तो इसमें ये हो गई हमारी लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपका पहला आंसर आ गया कि यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है भाई, लिमिटिंग रिएजेंट है यहां पे HCl। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट भैया, HCl है। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, HCl है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, जल्दी से मुझे बता दो। एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइज, सब कुछ यही था, बिल्कुल यही था। अच्छा, अब मुझे बताना है क्या,
मोल्स एंड वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? आपको इसके मोल्स पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपको किसके HCl के पता है ना, कितने पता है आपको? 0.19 है ना, इतने मोल्स हैं। ठीक है, अच्छा भैया इतने मोल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, हम रिएक्शन से कह के बता सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ HCl, 2 मोल्स ऑफ HCl से प्रोड्यूस कितने होते हैं? 1 मोल्स होते हैं कैल्शियम क्लोराइड के। ठीक है ना? अच्छा, अब हमारे पास है कितने? 0.19। बताओ 2 में ऐसा क्या करोगे 0.19 आ जाए? भैया 2 से तो डिवाइड करो और 0.19 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। यही आपको यहां पे करना है, 2 से मल्टीप्लाई, है ना, सॉरी 0.19 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा दिख नहीं रहा यहां पे तो, है ना, दिख नहीं रहा होगा यहां तो। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। हम कंधों से कदम मिलते हैं जब हम चलते हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भैया अगर मैं बात करूं रिएक्शन से HCl की और कैल्शियम क्लोराइड की, तो साफ साफ पता है कि 2 मोल्स जब इसके हैं तो हमारे इसके 1 मोल्स बनते हैं। 1 मोल बनता है, इसके 2 पे इसका 1 बनता है। भाई बैलेंसिंग, बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन कह रही है। हमें लाने इसके 1.9, तो 2 से डिवाइड किया, 0.19 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 0.19 मोल्स। ऐसे में इसके कितने बनेंगे? आपने 0.19 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो कितना आंसर आ गया भैया? ये आपका आंसर आ जाएगा कितना? 0.2 कितने जा, अरे यार 0.10 के आसपास आ जाएगा ऑलमोस्ट। थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं, 0.20 मान लो उसको, है ना। तो 0.10 के आसपास आपके मोल्स निकल के आ जाएंगे। किसके भैया? जल्दी से मुझे बताइए, आपके कैल्शियम क्लोराइड के। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए? कैल्शियम क्लोराइड के कितने आ गए? जल्दी से मुझे बताओ। 0.10 के आसपास आ गए। ठीक है, अब वेट कैसे निकालते हैं भाई? हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स होता है W/m, है ना। तो यहां से वेट का फॉर्मूला आ गया मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास कितना है कैल्शियम क्लोराइड का? भाई कैल्शियम क्लोराइड की बात कर रहे हो तो आप कर रहे हो किसकी बात? 1 कैल्शियम की और 2 क्लोरीन की। ठीक है, 1 कैल्शियम होता है 40, 1 क्लोरीन होता है 35.5। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना? 70 + 40, है ना, 71 + 40, 111 आ गया। तो 111 की मल्टीप्लाई करनी है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.10 आए हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 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 कितना? 11.1। इतने मोल्स आपके आ चुके हैं। आई होप, एक सेकेंड, इतना वेट आपका आ चुका है ना, इतना वेट आपका आ चुका है, हम वेट निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इतने ग्राम आपका वेट आ चुका है किसका? कैल्शियम क्लोराइड का। आई होप कि सभी ने यहां तक सारी बातें समझ ली। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं फिर भी, है ना। हमारे पास था कैल्शियम कार्बोनेट, कितना था? 1000 ग्राम था। हमारे पास था HCl, जिसकी मैं वॉल्यूम दे रखी थी 0.76 दे रखा था। कैल्शियम कार्बोनेट का मास आता है हमारा कितना भैया? हमारा 100 ग्राम आता है। तो मोल्स कितना जाएंगे? 10 आ जाएंगे, 10/1 करेंगे। और अगर हम बात करेंगे HCl वाले की, है ना, ध्यान से देखते रहो, HCl वाले की बात करेंगे। अगर हम HCl वाले की बात करेंगे भाई, तो हाँ, मोलैरिटी यहां पे इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स अपन में वॉल्यूम। मोल्स हमें निकालने हैं, तो 250 से काटा 4 आ गया। 4 को हमने उधर डिवाइड में भेजा, डिवाइड में भेजा तो कितना है? 4 1 जा 4 और 4 9 36, 0.19 डिवाइड बाय 2 करेंगे, छोटा जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा उसके। कहा भाई बहुत बढ़िया कर दिया, तो एकदम मामला सेट कर दिया भाई, ये तो मामला एकदम सेट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली और बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? ध्यान से देखना अगले क्वेश्चन में। तो हमारे पास है कौन? निकिल। हमारे पास कौन है भाई? निकिल है हमारे पास। निकिल एटम लूज कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Ni2 पॉजिटिव एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ निकिल इज 28। फ्रॉम विच ऑर्बिटल विल निकिल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स? ध्यान से देखना भाई, देखो निकिल होता है 28 इलेक्ट्रॉन वाला, तो आप इसको लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 4s2 3d8, है ना, क्योंकि 28 है। अब जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है भैया? आउटर मोस्ट शेल है 4, सबसे बड़ी शेल तो 4 है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो किसमें से निकलेंगे? इसमें से निकलेंगे। तो आंसर आ जाएगा भैया 4s2 में से इसके आउटर मोस्ट शेल है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या हो जाएगा? 4s में 0 हो जाएगा। लिखो क्या लिखा है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखी है भाई। यहां तक को हम आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कह सकते हैं ना, नोबल गैस वाली। ठीक है, तो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कहां से? 4s ऑर्बिटल टू फॉर्म Ni2 पॉजिटिव विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगला, which of the following orbitals are degenerate orbitals? बेटा degenerate का मतलब समझते हो? इक्वल इन एनर्जी, इक्वल इन एनर्जी, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। और एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा? एनर्जी का फॉर्मूला था हमारा N+L की वैल्यू। तो किस केस में N+L की वैल्यू सेम है? तो आप ध्यान से देख सकते हैं इन दोनों की N+ भाई 3D 3D, ठीक है, 4D 4D और 4D।
तो 3D और 3D इन तीनों की सेम है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज दैट हैव सेम शेल्स एंड सब शेल, क्योंकि n प्लस एल सेम होगा तभी तो एनर्जी सेम आएगी। हेंस अपने 3D XY 4D और 3D ऑल आर डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ये तो भैया गलत बात कह दी। कैसे गलत बात कह दी? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज हैव द सेम शेल एंड सब शेल। सेम शेल होनी चाहिए, सेम सब शेल होनी चाहिए। क्या यहां पे इन दोनों की सेम शेल है? क्या नहीं है, तो आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप डी वालों को एक साथ लिखेंगे और अपने 3D वालों को एक साथ लिखेंगे, 4D वालों को एक साथ लिखेंगे। तो 3D पहले ये आ गया, 3D ये आ गया, 3D ये आ गया, और इस 4D को यहां ना रख के आप यहां रखेंगे, ठीक है ना? आप यहां पे रखेंगे तो समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है ना? n प्लस एल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वो अपने क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो आप पहले 3D वाले लिखेंगे सारे और फिर आप 4D वाले लिखेंगे सारे। इतना सा अंतर है बस, ठीक है? डी वाले को थोड़ा आगे कर देना, ये हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, दो सेट हो जाएंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल क्या है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स। फॉर्मूला बताया था एंगुलर नोड्स का कि एंगुलर नोड्स हमेशा इक्वल होते हैं द वैल्यू ऑफ एल के, रेडियल नोड हमेशा इक्वल होते हैं किसके? n माइनस एल माइनस वन के। और इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे इन दोनों को ऐड करके, जब ऐड करोगे l प्लस एन माइनस एल माइनस वन, ठीक है ना? n माइनस एल प्लस वन, ठीक है? तो आपका ये क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताइए। आपका l से l कट जाएगा और आंसर आ जाएगा n प्लस वन। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? जल्दी से मुझे बताइए। n माइनस एल माइनस वन, ठीक है ना? n माइनस एल माइनस वन, ठीक है? तो ये आपका यहां पे इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात ना हो तो हम आगे बढ़े, ठीक है? अच्छा, हमें निकालना था, हमें वैल्यू निकालनी थी भाई, 3p वाले की वैल्यू निकालनी। तो 3p वाले की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 3p वाले के एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे भाई? ठीक है ना? एंगुलर नोड्स हो जाएंगे l की वैल्यू। l की वैल्यू p के लिए क्या होती है? s p d और f। s होता है 0, p होता है 1, ये होता है अपना 2, ये होता है अपना 3। तो बेटा एंगुलर नोड्स आ जाएंगे l के इक्वल, मतलब l कितना है p के लिए? बेटा 1 है, तो एंगुलर नोड्स हो जाएंगी 1। उसके बाद रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस वन, तो n माइनस एल माइनस वन करने, तो n की वैल्यू कितनी है? 3। अच्छा, l की वैल्यू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1, आंसर आ जाएगा। तो 3p में कितनी आपकी रेडियल नोड हो जाती है? बेटा 1 हो जाती है। और उसके बाद टोटल नोड्स कितनी आ जाएंगी बेटा आपकी? टोटल नोड्स कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 1 प्लस 1 यानी कि 2। ये आपकी टोटल नोड्स हो जाएंगी। बस हमसे एंगुलर पूछा था और रेडियल पूछा था, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम कहते हैं द बाल्बर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कॉरेस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन फ्रॉम इतने टू इतना, ठीक है ना? जब भी कभी आप इस वाली को हायर लेते हैं और हायर से जब कूदते हैं तो 2 में कूदते हैं, तो वो होती है आपकी बाल्मर सीरीज। ये हमेशा विजिबल रीजन में होती है, यहां पे आपको कलर दिखाई देते हैं। कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ द लाइन एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज। आपको वेव नंबर निकालना है। सबसे पहले वेव नंबर होता क्या है भाई? वेव नंबर का मतलब होता है 1 अपॉन में लैम्डा। वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में लैम्डा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालोगे यार? सिंपल सी बात, आपको पता है फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा 109 670 मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर। आपका फॉर्मूला था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो यहां पे z की होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 वैल्यू होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, छोड़ देंगे। सॉल्व करेंगे भैया, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? 109 677 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर। बेटा n1 क्या है आपका? जल्दी से मुझे बताइए। दिस सीरीज लाइन, ठीक है, कहते हैं वेव नंबर। अच्छा, अगर वो कहां से 4 से 2 में आया है, ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे, कितना आएगा भाई? ये आएगा तुम्हारा 1 अपॉन में लैम्डा, ठीक है, 109677। यह जाएगा आपका 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन में 16। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 16, 4 माइनस 1, ठीक है, 109 677 इक्वल्स टू 1 अपॉन में लैम्डा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 109677 मल्टीप्लाई 3/16। सॉल्व करेंगे, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इस तरीके से आप 1 अपॉन लैम्डा यानी कि वेव नंबर की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? ऑर्बिट ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस बताना, हमने क्लास में भी किया हुआ है। एक ऑर्बिट इज द सिंपलर प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सिंपल प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जबकि an orbital refers to the dimensional motion of an electron around the nucleus in a 3-dimensional motion। एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं, एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखना ध्यान से, एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखना ध्यान से। an orbit can be defined as, can be
defined as the path around the nucleus on which the electron revolve, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और ऐसे इसकी एक बहुत ही आसान डेफिनेशन बताता हूं, क्या है? an orbital is a place where the probability of finding an electron मैं ऊपर लिख रहा हूं बाकी, an electron is a maximum, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम मैक्सिमम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। The shape of molecules cannot be explained by an orbit as they are non-directional by nature, लेकिन जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स की शेप होती है वो ऑर्बिटल्स से ही निकाली जाती है। ठीक है ना, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, s स्फेरिकल होता है, p अपना डंबल होता है, इस तरीके से। उसके बाद an orbital that is well defined goes against the Heisenberg principle. An ideal orbital agrees with the theory of Heisenberg principle. ठीक है ना, ये हमारा हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग होता है और ये हमारा हाइजेनबर्ग के अगेंस्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, मतलब अगले क्वेश्चन की ओर। मैच द फॉलोइंग गाइस, मैच द फॉलोइंग स्पीसीज विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आपको क्या करना है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बतानी है। सबसे पहले कॉपर के लिए, कॉपर एक्सेप्शनल केस होता है, ध्यान देना, कॉपर एक्सेप्शनल केस होता है। क्या करते थे कॉपर में? कॉपर होता है हमारा कितना 29 होता है, ध्यान दो। ये तो हमारा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6, ठीक बात है। और यहां पे 4s2 3d9 की जगह हम क्या करते थे? हम 4s में 1 रखते थे और एक को भेज देते थे यहां पे 3d10 करने के लिए, जिससे कि स्टेबल हो जाए। तो कॉपर की हो जाएगी 4s1 3d10, यानी कि ये वाली। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव, आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक यहां से निकलेगा क्योंकि इसमें एक ही, और एक यहां से निकलेगा, तो ये जाएगा 3d9 3d9 3d9, ये हो गया यहां पे। अच्छा, उसके बाद जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक क्या होता है भाई? जिंक होता है एग्जैक्टली 30, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, आउटर मोस्ट में 4 होती है, तो क्योंकि 4 आखिरी होती है तो यहां से निकाल लोगे आप एक इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाएगा भाई? यहां पे अपना Z2 पॉजिटिव आ जाएगा, और ये आपको कहां से मैच हो जाएगा? जल्दी से देखो कहां मैच हो रहा है? 3d10 पे 4s2 निकाल के, ये आपका यहां मैच हो रहा है, बचा हुआ आपका यहां पे मैच हो जाएगा। अच्छा जी, आई होप कि यहां पे कुछ मिसिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मिसिंग नहीं है, मेरे ख्याल से ऑप्शन 5 थे और यहां पे हमारे 4 थे, ऐसे में Cr3 पॉजिटिव की फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्रोमियम भी एक्सेप्शन केस होता है, ध्यान देना, ये होता है 24, हम इसको लिख सकते थे वैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 लिख सकते हैं 24 को, लेकिन हाफ फिल्ड करने के लिए हम 4s का एक निकालते हैं और उसको डाल देते हैं यहां पे, इसको हाफ फिल्ड करने के लिए। अब यहां पे लिखा है 3 पॉजिटिव, तो एक को यहां से भगा दो, 2 को यहां से भगाना पड़ेगा, तो लास्ट में बचेगा 3d3, और 3d3 किस में आपको दिख रहा होगा साफ साफ? 3d3 आपके इस वाले में, तो ये आपका यहां से मैच हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हमें बताना है भाई, यहां पे क्या बताना है हमें? यहां पे क्वांटम नंबर को मैच करना है। कौन सा क्वांटम नंबर हमें किस चीज की वैल्यू बताता है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा हमें बताता है किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। ध्यान आ गया तुम्हें? एजीमुथल किसके बारे में बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल भाई, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, ये बताता है हमें। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और फाइनली स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताता है बेटा। ठीक है, चलिए सब हमने किया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। मैच करना है अगेन। होन्स रूल क्या कहता है भाई? होन्स रूल क्या कहता है? ऑफ्बो क्या कहता है? पॉली क्या कहता है? हाइजेनबर्ग क्या कहता है? चलो हाइजेनबर्ग से स्टार्ट करते हैं। हाइजेनबर्ग ये कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द साइमल्टेनियस वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये देखो हाइजेनबर्ग को डी से मैच करो, कर दिया, ये आ गया, इट इज इंपॉसिबल वाला। उसके बाद ऑफ्बो प्रिंसिपल कहता था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त एनर्जी के बारे में, क्या कहता था? कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। अच्छा जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। बेटा देखो ये नीचे वाला हमने ऑफ्बो को यहां से मैच कर देना है। उसके बाद हुन्स रूल, बेटा हुन्स रूल क्या कहता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस until ऑल द ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड, ये हमने यहां से मैच कर दिया। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नॉट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स हैव सेम वैल्यू फॉर एन ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये वाला होगा अब क्या? ये वाला, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers,
इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए तो ये वाला अपना क्वेश्चन हो गया खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। देखो लेस नेगेटिव का मतलब क्या है यहां पे, कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में तो एनर्जी निकलती है, क्योंकि स्टेबिलिटी आती है नॉन मेटल्स के लिए, जब एनर्जी निकलती है तो वो नेगेटिव होती है। जिसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी उसकी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, मतलब ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की। फ्लोरीन को बहुत स्टेबल होना था, क्योंकि फ्लोरीन तो यार बड़ा अच्छा है, बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन लेके बड़ा खुश होगा। लेकिन फ्लोरीन की भैया इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम नेगेटिव है क्लोरीन से, क्लोरीन ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? देखो, दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द फ्लोरीन रिलेटिवली स्मॉल 2p ऑर्बिटल, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस मच अट्रैक्शन। मतलब देखो, ये आपका फ्लोरीन है जो कि है 2,7, यहां पे दो शेल हैं, एक और एक दो। ये आपका क्लोरीन है विच इज 2,8,7, ये है आपका 1, 2 और 3। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, और इसमें भी 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ऑलरेडी बहुत छोटा 7 इलेक्ट्रॉन एक और आ जाएगा, भीड़ भड़ाका बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत छोटी शेल है। जबकि इसकी तीसरी शेल थोड़ी सी बड़ी हो गई है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बहुत भीड़ भड़ाका नहीं होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड जिसको हम सोचते हैं कि अट्रैक्शन आएगी, वो अट्रैक्शन नहीं आती, वो स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि बहुत भीड़ भड़ाका हो जाता है फ्लोरीन में उसके छोटे साइज की वजह से, इसलिए वो कम स्टेबल होता है और उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम नेगेटिव होती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। All that transition elements are d block elements, but all d block elements are not transition elements. Explain करनी है बात, बहुत सिंपल सी बात है। देखो डी एंड एफ ब्लॉक का अपने सॉरी किसका अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। हमेशा ध्यान दो, हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी एक वो होती है, एक डिफाइन होती है कि ट्रांजिशन का मतलब होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल होने ही होने चाहिए। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डी ब्लॉक में होते हैं लेकिन उनके पास कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है डी ऑर्बिटल में, जैसे कि जिंक। जिंक के लास्ट में आपको मिलेगा 4s2 3d10। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग वो भी देखोगे ना, इसका चार्ज वाली स्टेट देखोगे जिंक 2 पॉजिटिव, तब भी 4s में से जाएंगे, 3d में हमेशा फिक्स रहते हैं यहाँ पे 10। मतलब इसके डी में कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, हमेशा फुल्ली फिल्ड होता है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता डी ब्लॉक में होने के बावजूद भी। All transition metals are d block elements, but not all d block elements are transition elements, because all d block elements that do not have completely filled d orbitals are not counted as transition elements, making such elements exceptional. Zinc, cadmium, mercury are few examples. क्या लिखा है? Because all d block elements that do not have incompletely filled d orbitals are not counted as transition elements. जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं वो नहीं काउंट होते एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लगा दिया इन, पता है यहाँ पे मिसप्रिंट था, यहाँ पे है ना, इन्होंने बस खाली कंप्लीटली लिखा था, इनकम्प्लीटली हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं, अमंग द एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, इनमें से किसकी पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है? कैसे बदलती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? भाई साइज से बदलती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। देखो ध्यान से, तो हम अगर बात करें किसकी बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके चलती है मामला। ठीक है, बैंगन आलू यहां पे आता है, काशी सिलिकॉन यहां पे आता है। ठीक है, हमें किसके कंपेयर करना है? हमें सिलिकॉन, हमें कार्बन, एल्यूमिनियम और बोरोन को कंपेयर करना है। किसकी हाईएस्ट हमें बतानी है आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, चलिए तो कैसे बताएंगे भाई? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट से राइट जाने में क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि साइज छोटा होता है, और टॉप टू बॉटम आने में घट जाती है क्योंकि साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बोरोन एल्यूमिनियम की, तो इसकी वैल्यू छोटी क्योंकि साइज बड़ा है, इसकी वैल्यू छोटी क्योंकि साइज बड़ा है। ये तो बात समझ में आ गई। तो हाईएस्ट किसकी होगी भाई? हाईएस्ट तो बोरोन या कार्बन में से किसी एक की होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करते हैं, ध्यान रखना। बोरोन क्या होता है? बोरोन होता है 1s2 2s2 2p1 क्योंकि 5वें नंबर पे, और ये क्या है
1s2 2s2 2p2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, नंबर ऑफ शेल्स बराबर हैं, कोई हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड का चक्कर नहीं है, दोनों जनरल फील्ड है। तो ऐसे में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा साइज कम हो जाता है, तो आयनिक एंथैल्पी क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए भाई, कार्बन की होनी चाहिए। आप लगा दोगे कार्बन। विच एलिमेंट हैज द मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर, जो जितना लेफ्ट में होता है और जितना नीचे होता है, क्योंकि लेफ्ट में होगा तो मेटल्स होते हैं और जितना नीचे होता है इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे सकता है वो उतना अच्छा मेटल होता है। तो यहां पे बात आ गई किसकी, एल्यूमिनियम की, लेफ्ट में और नीचे, तो आपका एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे देखो मेरा आंसर सही आ गया है ना, एक में कार्बन एक में एल्यूमिनियम। द एलिमेंट दैट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट एंथैल्पी इज कार्बन, और नीचे हमारा हो गया एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे आओ। द रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव कटायन इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम एटम, गिव रीजन। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना मेरी बात को, क्या बताने वाला हूं मैं यहाँ पे इसमें। ठीक है ना, ध्यान से मेरी बात को समझना, क्या मैं इसमें तुम्हें बताने वाला हूं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम होता है हमारा 2,8,1। ठीक है, और सोडियम पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 2,8। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक तो एक शेल भी कम हो गई, सबसे बड़ा रीजन हो गया। दूसरी एक बहुत बड़ी बात, अगर मैं सोडियम में देखूं तो अपने 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, इक्वल अपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो प्रोटॉन तो 11 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन रह गए 10। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं क्या रीजन क्या देंगे, सिंस इन केस ऑफ कटायन, कटायन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, the effective nuclear charge increases due to the loss of electron, as a result, जब न्यूक्लियस मेरा ज्यादा पॉजिटिव हो तो अंदर खींचेगा, एज अ रिजल्ट outermost shell got contracted inside, and ionic size decreases, और आयनिक साइज क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, डन है बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमें यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंपेयर करना है बॉन्ड एनर्जी को एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर को ऑफ O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। ध्यान रखो, हमने केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या पढ़ा था। सबसे पहले O2 पॉजिटिव की बात करता हूं, तो यहां पे दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p4, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओरिजिनली ये होना चाहिए 1s2 2s2 2p4, लेकिन एक यहां पे पॉजिटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो किसी एक से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ठीक है ना, किसी एक से भी अपने एक निकाल लिया, 2p3 छोड़ दिया इसको। अब एनर्जी जब डायग्राम बनाओगे तो इधर एक ऑक्सीजन आएगा आपका, ठीक है ना, और यहां पे एक बनेगा आपका 1s, ठीक है, यहां पे आपका बनेगा 2s, ठीक है, और ऑक्सीजन क्योंकि हैवियर है तो यहां पे चलता है 12-21 वाला केस। तो जब आपका p आएगा तो p वाले में क्या होगा आपका, जल्दी से मुझे बता दो, p वाले में 12-21, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे आपके 3 हो गए, 1 2, और यहां पे आपका एक बनेगा ये वाला, एक बनेगा ये वाला, यहां पे आपका ये हो गया, ठीक है, और ऐसे ही यहां पे आपका बनेगा एक ये वाला, एक आपका ये बनेगा ये वाला, और इस तरीके से आपका क्या बनेगा भाई, डायग्राम बनाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, नीचे वाला कौन सा है हमारा, नीचे वाला कौन सा, ये हमारा सिग्मा 1s है, ये हमारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s है। ठीक है, उसके बाद ये आपका इकलौता वाला जो होता है वो कौन सा होता है, z वाला होता है, तो जाएगा आपका कौन सा, सिग्मा 2pz। ये हो जाएगा आपका कौन सा, पाई 2px, पाई 2py। ये हो जाएगा आपका पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, ये आपका 2p है, ये आपका 2p, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने को शुरू करेंगे। ध्यान से देखना कैसे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, यहां पे आपके कितने, 2 हैं पहले वाले में, फिर 2 हैं और फिर 4 हैं, 1 2 3 4। उस वाले में पहले में 2 हैं, फिर 2 हैं, लेकिन इस वाले में कितने, 3, 1 2 3 है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, 2 और 2 4, तो 2 नीचे आए 2 ऊपर आए, ऐसे 2 नीचे आए 2 ऊपर आए, ऐसे 4 और 3 7, 1 2 3 4, क्योंकि सेम एनर्जी तो हम जरूर लगाएंगे,
5 6 और ये हो गया आपका 7वां यहां पे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब क्या आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है किसी भी ऑर्बिटल में? हाँ, ये अनपेयर्ड है, तो कैसी हो गई? इसका नेचर हो गया पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग 2 4 6 8 10, एंटी बॉन्डिंग 2 4 5 अपॉन में 2, कितना आया? 2.5 आया, ठीक है। ऐसी दूसरे वाले का भी निकालोगे। अब दूसरे वाले में क्या होगा, ध्यान से देखना, O2 नेगेटिव है ना दूसरा वाला, हाँ, तो यहां पे आपका एक ऑक्सीजन तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 एज इट इज, और एक हो जाए आपका O2 नेगेटिव वाला। भाई एक किसी को पॉजिटिव करना होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज, हमने इसको पॉजिटिव किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, ठीक है। अब डायग्राम पहले तो सेम ही बनेगा 12 21 वाला, बस अंतर ये होगा कि इसमें 5 4 9 यहां पे हो जाएंगे टोटल 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझे भाई? अगर आपको इसमें 2 और मिलाने हैं, भाई 5 करना है इसको 3 की जगह, तो 2 और डालने हैं, तो एक यहां पे आएगा, फिर एक यहां पे आएगा, तो अनपेयर्ड तो फिर भी रहेगा, तो ये वाला कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। उसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूंगा, तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी बॉन्डिंग में होंगे, बॉन्डिंग तो उतने रहेंगे जितने 10 थे, लेकिन दोनों के दोनों जो नए आए वो कहां ऐड हुए? एंटी बॉन्डिंग, मतलब 7 अपॉन में 2, ये आ गया आपका 3 अपॉन में 2 यानी कि 1.5। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम, उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी कम हो गई? जल्दी से मुझे बताओ किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितना बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, उतना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड होता है। तो आपको बताना है कि कंपेयर द बॉन्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर, दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, और क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 पॉजिटिव इज ग्रेटर, ठीक है ना, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है देन O2 नेगेटिव, ठीक बात है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया, नाइस। अगला सवाल, एक्सप्लेन द शेप। गाइस हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करनी है द शेप ऑफ BrF5 को VSCPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। बहुत सिंपल है, सबसे पहले ब्रोमीन को देखो, ब्रोमीन होता है हमारा एक हेलोजन, लास्ट इसमें लास्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कि हेलोजन के लास्ट शेल में कितने होते हैं? 7 होते हैं, जैसे कि क्लोरीन में 7 होते हैं, फ्लोरीन में 7 होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, उसमें से 5 ने क्या कर रखा है? फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है, मतलब एक लोन पेयर छूट जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 ने बॉन्ड बना दिया, एक लोन पेयर छूट गया। तो कैसे करेंगे? लोन पेयर को तो छोड़ दो, यहां पे टॉप पे छोड़ दो लोन पेयर को, ठीक है। एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन नीचे, एक फ्लोरीन यहां और एक फ्लोरीन यहां, यह आपका बन गया एक पिरामिड शेप, ठीक है ना, एक पिरामिड शेप बन गई। तो BrF5 सेंट्रल एटम Br is surrounded by 5 bonded pairs and 1 lone pair. This forms a shape of square pyramidal. इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं, एक लोन पेयर के साथ में। सिंपल है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? What is an ionic bond? एक आयनिक बॉन्ड क्या होता है आपको बताना है। With two suitable examples explain the difference between ionic and covalent bond। बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड्स केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? दो एटम्स रिजल्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर। सच ए बॉन्ड इज ओनली पॉसिबल बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक एटम होना चाहिए इसकी टेंडेंसी लूज करने की, मतलब मेटल, और एक होना चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन्स लेने होते हैं, वो होता है नॉन मेटल, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में, कोवेलेंट और आयनिक में? आयनिक बॉन्ड्स कैन फॉर्म बिटवीन डिसिमिलर एटम्स सच एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स देने वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला। जहां की कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, ये तभी बनता है जब दोनों ही लेने वाले होते हैं, मतलब दोनों ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। कैन फॉर्म बिटवीन सिमिलर एंड डिसिमिलर एटम्स, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। आयनिक एन आयनिक बॉन्ड इज नाइदर रिजिड नॉर डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड कभी भी रिजिड या फिर डायरेक्शनल नहीं होता। डायरेक्शन का मतलब क्या है? आयनिक बॉन्ड में दूर से ही बॉन्ड बन जाता है, आपको ओवरलैप नहीं करनी। तो ऐसा नहीं है कि भाई देखो, अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप करना पड़ेगा। ओवरलैप करने के लिए दोनों को सामने सामने की डायरेक्शन जाके पोजीशन पे आके ओवरलैप करना पड़ेगा, मतलब एक डायरेक्शन में ओवरलैप करना पड़ेगा। क्योंकि ओवरलैप कब होगी भाई? समझो, मुझे तुमसे बॉन्डिंग करनी है, हाथ मिलाना है। अगर मैं हाथ इस डायरेक्शन में करूंगा, तुम सामने खड़े हो, क्या कभी बॉन्ड बन पाएगा? नहीं, मुझे हमेशा इस डायरेक्शन में हाथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बॉन्ड बनाना है। तो कोवेलेंट में क्योंकि बॉन्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक बॉन्ड बनाना है, ओवरलैपिंग करनी है। मान लो मुझे तुम्हें एक बॉल फेंक के देनी है, अब मैं उसे कहीं भी उछाल सकता हूं, तुम नीचे आके कैच कर लोगे, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है।
बात समझ में आ रही है? तो आयनिक में तो फेंक के देना है, कहीं से भी दे सकते हो, वो कैच कर लेगा, लेकिन कोवेलेंट के लिए तो हमेशा हाथ आपको मिलाना पड़ेगा। तो इसलिए आयनिक बॉन्ड इज नाइदर रिजिड नॉट डायरेक्शनल, इट डज नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, ठीक है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, बस याद रखो कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। नाइदर रिजिड, ना तो बहुत एकदम रिजिड मतलब इन द सेंस कि एक जगह पे ही बनेगा, और ना ही वो डायरेक्शनल होगा, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड आपका डायरेक्शनल होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जिसका हमें क्या करना है भाई, प्रेडिक्ट द शेप करनी है ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। शेप बतानी है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो BCl3 सबसे पहले शेप कैसे बताओ भाई, आप सिंपल सी बात है, बोरोन होता है कितना आपका 2,3, तो 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 ही बॉन्ड बन रखे हैं, तो ये आपका बनेगा ऐसे, जिसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, लोन पेयर है 0, आंसर आया 3, 3 पे बनता है हमारा sp2, तो बेटा sp2 हो गया, और ये आपका इसका नाम हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेनर इसका नाम हो गया। ऐसे ही CH4 पे देखेंगे तो CH4 कैसे बनेगा, एक यहां, एक यहां, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ, बेटा 4 आपके हो गए इसमें सिग्मा बॉन्ड, प्लस में 0 लोन पेयर हैं, मतलब 4 यानी कि sp3, यानी कि ये हो गया आपका क्या, टेट्राहेड्रल। क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। ऐसे ही बच्चों बताना है CO2, CO2 क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिग्मा, लेकिन ये पाई है, ये पाई है, तो यहां पे आपके हो गए केवल 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, मतलब के 2, यानी कि sp आंसर आ जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी लीनियर शेप, क्योंकि सीधा सीधा है, ठीक है। और ऐसे NH3 भाई, आपका NH3 में क्या हो जाएगा, एक ऊपर लोन पेयर हो जाएगा, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, ये हो जाएंगे आपके 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, मतलब 4, मतलब के sp3, और ये हो जाएगी आपकी क्या, पिरामिडल शेप। इसे क्या कहते हैं, पिरामिडल शेप कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी पिरामिडल शेप। धन्यवाद। चलिए जी, आखिरी सवाल आज के इस सेशन का, बहुत जबरदस्त है, ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल द CO बॉन्ड्स इन कार्बोनेट आयन आर इक्वल इन लेंथ, एक्सप्लेन करो। अच्छा, कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव, तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना। मैं इसको बना सकता हूं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो एक डबल बॉन्ड यहां, एक यहां, एक यहां, 2 नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ने भाई, ऑक्सीजन को पूरे कितने करने होते हैं, ऑक्सीजन को पूरे करने होते हैं 8 बॉन्ड, तो यहां से तो एक ही बना, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से, ठीक है भाई, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 6, तो 6 और 2 यहां से मिल गए, 8 हो गए। लेकिन इस वाले ऑक्सीजन को एक तो यहां से मिला, 1 2 3 4 5 6 7 में, तो एक बाहर से ले लेगा तो नेगेटिव साइन, ये भी एक बाहर से ले लेगा तो नेगेटिव साइन, इसलिए CO3 2 नेगेटिव। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार कार्बन का एक बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है और 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले हैं। एक बॉन्ड है कार्बन का डबल बॉन्ड O के साथ, और 2 हैं अपने सिंगल बॉन्ड O के साथ में। तो डबल बॉन्ड वाला छोटा होता है, क्योंकि मैंने बताया जितने ज्यादा बॉन्ड बनते हैं दो एटम के बीच में, उनका साइज छोटा हो जाता है। तो तीनों बॉन्ड इक्वल तो नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है इक्वल होते हैं, बताओ कैसे। तो आपको याद है मैंने रेजोनेंस बताया था, जब भी कभी एक्सपेरिमेंट कहता है कि तीनों इक्वल हैं, लेकिन डायग्राम कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो हम रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर करके। तो यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर यहां लिखेंगे O नेगेटिव, यहां नेगेटिव। फिर एक और तरीका है, यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन तीनों में से कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि भाई क्यों सारे के सारे बॉन्ड इक्वल है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबका एवरेज निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं भाई, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इस तरीके से आप निकालते हो रेजोनेंस हाइब्रिड को, और ये वाला बताता है कि भाई तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है, क्योंकि हर जगह ऑलमोस्ट 1.5 बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 ऑक्सीजन एटम्स, ओके। In carbonate ion, it has double bonds with 2 oxygen atoms and a single bond with 1 oxygen. Since bonds are not fixed, show resonance all CO bonds are the same length. इस तरीके से आपको डायग्राम बना के अपनी बात को प्रूफ करना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। और आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर करो अपने अपकमिंग 3 मासिक एग्जाम में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। बाय गाइस, बाय एवरीवन, लव यू ऑल।